और डॉक्टर साहब सबसे पहले आई स्टार्ट फ्रॉम यू। अगर हम एलर्जीज़ की बात करें, स्किन एलर्जीज़ की बात करें, तो कितनी इकसाम है स्किन एलर्जीज़ की? जैसे आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होंगी। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? अच्छा देखिए, एलर्जीज़ की अगर एग्जाम पे जाएँ तो वो तो एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। अब बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो हर चीज़ को एलर्जी कह रहे होते हैं कि जी हमें एलर्जी हो रही है। इवन ये कि उनको फंगल इन्फेक्शन होती है वो उसको एलर्जी कह रहे होते हैं। इवन उनको ड्राइनेस ऑफ द स्किन की वजह से खारिश हो रही होती है तो वो उसको एलर्जी कह रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एलर्जीज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कोई एक्सोजेनस है कि जो बाहर से कोई फैक्टर है जो कि एलर्जी कर रहा है, और कुछ के एंडोजेनस होते हैं जो कि मे बी कि दे आर रनिंग इन द फैमिली, और कुछ उस तरह की एलर्जीज़ हैं। तो अच्छा, जो फैमिली में जो एलर्जीज वो कौन सी, इसमें एक्जिमा आ जाता है, कौन सोराइसिस आ जाता है? नहीं, सोराइसिस बेसिकली इज नॉट एलर्जी, इट्स एन ऑटोइम्यून कंडीशन, लाइक अपना बॉडी का रिस्पांस है, उसकी वजह से वो लेजन्स बन रहे होते हैं। एंडोजेनस जिसकी मैं बात करी हूँ कि जो अंदर से आती है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके अंदर हमारे पास एक्जिमाज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो बच्चों में इज़ वेरी कॉमन। उसके अंदर एक और कंडीशन है जिसमें स्कैल्प के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की का होना, और 3-4 और कंडीशंस हैं जिसमें बच्चों के फेस के ऊपर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसमें पेरेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि इनको कोई डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ वो भी एक टाइप ऑफ एलर्जी है, तो जिसके लिए हम इनको मॉइस्चराइज़र और मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। सही। डॉक्टर बिल्किस, आपके पास ज़्यादातर जो केसेस हैं, और स्पेशली अगर मैं आजकल के सीज़न की बात करूँ, तो कैसी एलर्जीज़ के लोग आपके पास आ रहे हैं? आजकल रिंग वॉर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। एटॉपिक डर्माटाइटिस जो एक्जिमा वगैरह के तो हैं, असल में होता है कि मौसम भी इम्पैक्ट करते हैं ना। अब आपको एलर्जीज़ हैं या आपको बीमारी है, आप उसको खुजाना, गर्मी, वो सारा उसको एग्रीवेट करके और ज़्यादा हो जाता है। सोराइसिस भी ज़्यादा हो गया, और सोराइसिस भी जो होता है इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ये जैसे फैमिली में भी होता है तो हो जाता है। जैसे आपको अगर बर्थ से इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन ये भी मैंने देखा कि फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो हो जाता है। अच्छा, जो रिंग वॉर्म है, मुझे इसका बताइएगा कि उसके हवाले से भी जो अक्सर जो खवातीन है, मैं लोगों के पेजेस पे भी देखती हूँ जो रिंग वॉर्म्स वाले, उन्होंने शेयर भी किए होते हैं। फिर होता है कि अगर उसको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया तो बड़ी तकलीफ भी हो सकता है। रिंग वॉर्म वाकई बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि रिंग वॉर्म जो है आप कहीं से भी ला सकते हैं, मसाजिद से भी, या कहीं पर सैलून से, या किसी के घर जाते हैं, कोई बिस्तर आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो ये लग जाता है। और ये फिर जैसे है, ये ऐसा है कि फिर ये जाने का नाम बहुत मुश्किल से लेता है। इसमें एक तो आपको मॉइस्चर, मतलब कि आपको खुश्क रखना होता है, और हर चीज़, हर इवन दो कि हर रेमेडी हर एक के लिए नहीं होती बिल्कुल। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। जब तक आप अपनी ग़िज़ा में परहेज़ नहीं करोगे, वो बीमारी जो है ना, और ये हाइड एंड सीक खेलती है। ये 1 महीने चली जाती, दूसरे महीने आ जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती। जैसे बहुत सारे मेरे पास कहते हैं हम एंटी फंगल खा के आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये जा नहीं रही। आप उसके साथ ग़िज़ा जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करें जो उसको चाहिए। देखिए, आप अगर अपनी बीमारी के दोस्त को हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे जाएगा? बैरियर्स तो होने चाहिए ना, डू डोंट्स के साथ अगर आप इलाज कराते हैं तो अल्लाह के हुक्म से सही हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल से मेरे हिसाब से जो है ना, इवन दो के इम्यून डिसऑर्डर में जैसे सोराइसिस वगैरह है वो भी सही हो जाते हैं, लेकिन ये रिंग वॉर्म बहुत तकलीफ देता है। मैं इस पे थोड़ा सा फ्यूअल तो ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम सारे डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा चला रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे। तो फंगल इन्फेक्शन का जो ज़्यादातर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है बिकॉज के जो मरीज़ हैं वो खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन, या एंड दे आर अप्लाइंग स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड फंगस पे लगाना इज़ लाइक कि वो उसको फ्लेयर करेगा। डॉक्टर साहब, इट्स नॉट ओनली अबाउट फंगल इन्फेक्शंस, किसी भी बीमारी को लेके, किसी भी बीमारी को लेकर लोगों की इम्यूनिटी, और आप जो भी दवाइयाँ खा लें उसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम खुद एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर देते हैं, हम खुद मेडिसिन शुरू कर देते हैं जी। तो वो इसका मतलब वो स्किन के को लेके भी, फंगल इन्फेक्शन को लेके भी ऐसे ही लोग कर रहे हैं। और 100% क्योर है अगर पेशेंट जो है प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, और जिस तरह वो बताएं उस तरह ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट कैन क्योर। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, तो इस पर हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस प्रोग्राम, हमारे बहुत सारे कराची के, पाकिस्तान के डर्मेटोलॉजिस्ट, दे आर वर्किंग ऑन दिस वेरी हार्ड। तो इंशाल्लाह वी आर लाइक, अल्लाह करे लोगों में इसको तो हम कंट्रोल कर सकें, बिकॉज दिस इज कंट्रोलेबल, बिकॉज इट्स एन इन्फेक्शन, और लाइक वी कैन कंट्रोल इन्फेक्शंस अगर हम उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करें, सही तरीके से किया जाए। डॉक्टर गुफ्ता, आप मुझे बताएं कि आपके पास जो ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो किस किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स की लेके बात करते हैं? देखिए, स्किन प्रॉब्लम्स नॉर्मल जो होती हैं, स्किन एलर्जी का जो आपने वर्ड यूज़ किया वो तो बहुत ब्रॉड टर्म है। सिंपली
अब बात वही है कि फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा है, लेकिन उसमें कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की भी टाइप्स होती हैं। अब आपने हर फंगल इन्फेक्शन को एक ही मेडिसिन से ट्रीट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने जो है किस में क्या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देनी है और कौन से फंगल इन्फेक्शन में आपने क्या ट्रीटमेंट देनी है। इसके अलावा आजकल आता है जैसे हेयर फॉलिकल्स जहाँ पे भी हमारी बॉडी पे होते हैं, फॉलिकुलाइटिस है, बॉयल्स हैं, इस तरह के प्रॉब्लम जो है समर के साथ जो है ज़्यादा आते हैं। एक्नी तो खैर हर मौसम में ही चलती रहती है, तो वो तो चाहे समर हो या विंटर हो, तो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप कि अगर किसी की, हम पहले कहते थे कि जी ऑयली स्किन और समर्स में ज़्यादा आती है, लेकिन अब हमें विंटर्स में भी नज़र आ रही होती है, और ये कि इट डिपेंड्स। और एक्जिमास की जहाँ तक बात है तो उसमें भी जो फैमिली रिलेटेड एक्जिमास होते हैं, जो अगर वाकई ही एलर्जी का वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो एटॉपिक एक्जिमा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एटॉपिक एक्जिमा वो एक्जिमा होता है कि जिसमें अगर बच्चे में अगर स्किन एलर्जीज़ के अलावा अगर नाक की एलर्जीज़ भी हैं, जिनको ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम रहता है कि एस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, और या फिर उनकी पेरेंट्स में भी वो इशू होता है, तो बच्चों में एज अ स्किन इन्फेक्शन एटॉपिक एक्जिमा की सूरत में वो आ जाता है। तो ये एक चीज़ है कि जो हमें, एक आप एलर्जीज़ का जो वर्ड यूज़ किया था तो वो उससे प्रॉपर जो है एटॉपिक एक्जिमा है कि जो है ही एलर्जी रिलेटेड। बाकी सारी चीज़ें ये कि देखें, अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसमें कोई ना कोई फंगस इन्वॉल्व होगा, और उसके बहुत सारे आपके जो है कॉजेज हो सकते हैं कि कहाँ से आपको लगा है, किस तरह से, लेकिन उसमें आपको मेन बात ये है कि जैसे आजकल के मौसम में आपको हॉट ह्यूमिड कंडीशन से बचना है, और आपने कपड़े ऐसे पहनने हैं कि जिसमें आप जो है पसीना आपका जो है ठहरे नहीं। और उसके लिए हम सबसे ज़्यादा आजकल जो मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ अपने पेशेंट्स को, मैं कहती हूँ कि आप सोप्स ऐसे यूज़ करें कि जो एंटी फंगल सोप्स हों, क्योंकि जिसमें अगर रेजिस्टेंस है और रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है जिनमें कि बार बार फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का क्या है, वही वाली बात कि स्टीरॉइड्स लेके आप उसे रेजिस्टेंट कर लेते हैं। जब वो रेजिस्टेंट हो गया तो अगर आप उसे ट्रीट करने भी जाएंगे, अगर आप प्रॉपर एंटी फंगल से ट्रीट करने जाएंगे तो वो नहीं होगा, और जब तक वो लोकलाइज्ड होगा तब तक आप उसे बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हैं, और जब वो एक्सटेंसिव हो जाए, स्प्रेड कर जाता है, तो फिर वो जाहिर है कि मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन पेशेंट्स को यही होता है कि अब हम डॉक्टर्स के पास आए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो हम 2-4 दिन में ठीक हो जाएं। बट ये कि बात वो ये कि आप उसे रेजिस्टेंट करके आए हैं, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन जो है उसका नाम भी बदल जाता है। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टीनिया इनकॉग्निटो, कि क्योंकि जो है उसकी शक्ल ही चेंज हो चुकी है। वो आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं लगेगा, आपको देख के एट टाइम्स वो एक्जिमा लगेगा। तो जो है अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, अगर वो प्रॉपर हिस्ट्री आपसे नहीं लेगा तो वो समझेगा कि ये एक्जिमा है, वो फिर उसको एज एन एक्जिमा ट्रीट करेगा, और एक्जिमा के लिए फिर स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे टॉपिकल, और फिर वो फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बुरी हालत में हो जाएगा। ओह माय गॉड। तो देखिए यहाँ पे भी स्किन का तो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे पता है बच्चों में जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी, क्योंकि देखिए हम जो बड़े हैं हमें तो अपनी हाइजीन का पता है, हम अपनी हाइजीन का ख्याल भी रखते हैं। अब वो जो छोटे बच्चे हैं उनको अपनी हाइजीन का कख नहीं पता कि हमने ये चीज़ करना है। उनको अब जैसे मैं अपने बेटे को भी जब हाथ धुला रही हूँ तो बड़ी मुश्किल से हाथ प्रॉपर धो रहा था, प्रॉपर से ही दो, प्रॉपर से दो, फिर बच्चे सरफेस को हाथ लगा रहे हैं, कहीं कहीं भी बच्चे हाथ लगा रहे हैं, तो उनको अगर किस चीज़ का ज़रा खतरा होता है, कौन सी स्किन की एलर्जी होने का? अच्छा, जो आपने कहा ना हाथ धो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना उन बच्चों में, और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जो हाथ धोने के अलावा हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने की आदत, वो गुड बैक्टीरिया भी खत्म कर देते हैं। एग्जैक्टली, जो हैंड सैनिटाइजर है वो हमारी स्किन में से जो होता है ना, मुझे लगता है हमारी लिपिड लेयर को खत्म करता जाता है। ठीक है, तो हमारी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि जैसे आफ्टर कोविड जब लोगों ने बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर यूज़ किए तो हैंड एक्जिमास और ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और बच्चों में जो आदत है ना कि हम स्कूल बैग में लोग रख के दे देते हैं कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर लें आप, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हैंड सैनिटाइजर अवॉइड करें। बच्चों में खैर फंगल इन्फेक्शन बहुत आता है, बच्चों में तो खैर इम्पिटाइगो भी बहुत आता है। इम्पिटाइगो क्या है? वो इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो जिसमें हमें खासतौर पे फेस के एरियाज में अराउंड द माउथ जो है एक ड्राई पैच नजर आ रहे होते हैं, उसमें क्रस्टिंग भी हो जाती है। तो बच्चों में ये चीज़ बहुत होती है इम्पिटाइगो। और एटॉपिक एक्जिमा जो मैंने कहा कि वो भी बच्चों में स्टार्ट अर्ली एज में हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो वो आपको टीन एज तक चलता रहेगा, और टीन एज के बाद वो जाके उसकी शक्ल भी चेंज कर लेगा कि वो एटॉपिक एक्जिमा से प्रॉपर एक नॉर्मल एक्जिमा में कन्वर्ट भी हो सकता है। और उसके लिए आपको ये होता है कि एटॉपिक एक्जिमा का डायग्नोसिस इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अर्ली एज में उस चीज़ को देख लें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको फ्लेयर अप करती हैं। लाइक अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, कुछ बच्चों में ये कि आप क्या चीज़, और आजकल के बच्चे तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। तो ये मुझे बताएंगे, जो हमारे तो कराची में जगह जगह कैफ़ेज़ भी खुल गए हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल यकीन माने किसी कॉफ़ी कैफ़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसने हमारे बच्चों की जो डाइट रिजिम है ना बिल्कुल चेंज कर दिया है। जैसे डॉक्टर बिल्किस भी कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, यू बिकम व्हाट यू ईट। सो ये जो हमारे बच्चे जो इतनी कॉफ़ी, और गर्मियों के समय भी कॉफ़ी पी जा रही है, ऑफकोर्स एक वो कैफीन का लेवल है जो आपको उसका इंटेक का भी लेवल है,
इससे कितने मसले हो रहे हैं? अच्छा देखिए, कॉफ़ी वैसे भी कोई मेरे ख्याल में बच्चों को तो आई डोंट थिंक इज़ रिकमेंडेड या पिए बहुत ज़्यादा, बट स्टिल उससे मसले जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि ऑलरेडी जिन बच्चों की स्किन थोड़ी सी एक्नी प्रोन है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्नी है और ऑयली स्किन है, तो उनके अंदर थोड़ा सा ये हो रहा होता है दो केस नॉट लाइक कहीं कोई हमारी जैसे हमने पढ़ा नहीं कि कोई चीज़ एग्रीवेट करती है एक्नी को अनटिल एंड अनलेस ऑयली स्किन है, कोई हार्मोनल इशू है या कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं या फैमिली हिस्ट्री है। बट कुछ बच्चे आ रहे होते हैं विद पेरेंट्स के, पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि इनका कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है बिकॉज रातों को जागना होता है, आई डोंट नो व्हाई बच्चों को, तो छुट्टियां हो नहीं हो तो उससे थोड़ा सा ये हो रहा था एक्नी के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादा जो हमें आ रहे होते हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉफ़ी से एक्नी की इरप्शन के साथ मोस्टली वी हैव सीन पेशेंट्स। वेब के साथ भी वेब भी बहुत कर रहे हैं बच्चे। ये आजकल तो बात बिल्कुल सही कि बच्चे आज का वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और मतलब अनकंट्रोलेबल लगता है कि बच्चों अच्छा, को और दूसरी बात है कि ना वो क्या करते हैं कि कॉफ़ी को किसी और भी ड्रिंक में डाल के पीते हैं, सही है ना, बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो कैफीन सोर्स तो अच्छा नहीं है ना कि आप कब तक उससे जागोगे। हर वो चीज़ जो आप ज़्यादती करते हैं, देखिए बारिश हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन मुसलसल बारिश जो है वो फिर तूफ़ान का बाइस बनती है और फिर आपके दरिया में तुग़यानी आ जाती है और आप जो है ना तबाही की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप अल्लाह की दी हुई नेमत को जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं तो यही होता है। सबसे खशखाश कितना अच्छा है लेकिन उसी से क्या बनता है, उसी से नशा बनता है ना, और बहुत सारे मुल्कों में तो बैन है। हाँ ठीक है। तो यही है, हर वो चीज़ जो अल्लाह गफूरुर रहीम ने आपके ब्रेन को जगाने के लिए बनाई है, अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करोगे तो उसका गलत खमियारा भुगतेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ है जैसे बच्चों की आपने बात की एटॉपिक डर्मेटाइटिस, तो मैं ये कहती हूँ जब बच्चे मेरे पास भी जब आते हैं तो मैं देखती हूँ स्किन ड्राई तो नहीं है, हाँ, और फिर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए वो आप बच्चों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करो। जैसे घर में एक सोप है, वही बच्चे को नहीं, बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेटेड होती है। पुराने ज़मानों में बच्चों को नहलाया जाता था मुल्तानी मिट्टी से, वही उनका शैम्पू होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि जो भी कौन अब खर्चा करे बच्चों के लिए। देखिए उसके जो उसकी स्किन है उसका पीएच बहुत ज़्यादा डेलिकेट, पीएच बैलेंस करना ज़रूरी है। अब आप अपने लिए जो चीज़ लाए वो बच्चे को कैसे दे सकते, ट्रू है ना, ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। मैंने अक्सर ऐसे लोगों में देखा कि अगर फर्ज करो कि खांसी का सिरप भी है ना तो अगर एक चम्मच खुद बड़ा लेंगे ना तो आधा चम्मच बच्चों को दे देंगे कि चलो भी बच्चे पे आधा चम्मच काम करेगा। कोई भी ऐसी सिरप दवाई बच्चों के लिए बिल्कुल 2 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल जो ना एक प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होता है, उस प्रोटोकॉल को आपने देखना है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने एटॉपिक डर्मेटाइटिस की बात की तो डायग्नोसिस कहते हैं बचपन से नहीं था, 2 महीने के बाद हुआ है, तो 2 महीने के बाद भी तो हुआ है ना। और फिर ये जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा ये सीसो है, मतलब एक चीज सही होती है दूसरी आ जाती, उसको सीजनल एलर्जीज में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हर तीसरे महीने में खांसी या मतलब के गले वगैरह की चीजें दी, स्किन ड्राई हो गई, फिर वो खुजा के मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस 12-13 साल तक उनको सही नहीं हुआ। फिर उनको ये समझाया गया कि इनकी चीज़ें, इनका प्रोटोकॉल, इनकी अद्वियात, इनकी चीज़ें सब अलग है, आप ये करो, फिर स्किन स्लो एंड ग्रेजुअली सही होगी। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। मैं डॉक्टर साहब, आप जैसे हमने वेब वाली बात की, कुछ बाकी कुछ चीज़ें अगर मैं आजकल के बच्चे थे, पेरेंट्स बच्चे भी इनफैक्ट देख रहे हैं, देखिए हर चीज़ अब मैं आप लोग मना करोगे तो आप कहेंगे चलो टीवी बंद करो, ये कैसी बातें करी बाजी, लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ें बच्चे कर रहे हैं तो ये बच्चों को फ़ायदा भी दे रही है, ये कि बच्चों का दिमाग एक्टिव करें, क्या करें, ये फ़ायदा कैसे दे सकते हैं आप खुद सोचें ना। ये तो हम हमारे जो हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो इस पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा उस पर वो कहते हैं नई टाइप की डिजीज आपकी वो आ गई है जिस बिकॉज़ ऑफ वेट, दे आर नॉट गुड फॉर किड्स, तो एटलीस्ट नॉट। अच्छा, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस की बात की वो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्जिमा बेसिकली ना, और उसकी भी डिफरेंट फेसेस होते हैं। एक होता है जो इन्फेंटाइल होता है विच कम्स लाइक जैसे उन्होंने बताया कि 2 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद आता है। एक अडल्ट ऑनसेट होता है जो बड़ों में आता है, और एक चाइल्डहुड होता है जो कि बीच की जो एज होती है उसमें आता है। तो अब इसके भी फेसेस हैं डिफरेंट, और यूजुअली जो इन्फेंटाइल वाला जिसको हम कहते हैं बचपन से होता है तो हमें थोड़ी सी
पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है, उनको बताना होता है कि 12-13 ईयर्स तक ये फ्लेयर उसके आते रहेंगे और ये ठीक होता रहेगा और ये दोबारा होता रहेगा, ठीक है। और उसके वी आज द पेशेंट मतलब पेरेंट्स के आप उसका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर जो भी उसके एक्जिमा को एग्रीवेट कर रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक सीजनल चेंजेस हो सकती हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशंस हो सकती हैं, और स्ट्रेस बहुत है वैसे। स्ट्रेस इज द मेन, एग्जैक्टली मदिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू जस्ट नोटिफाई। स्ट्रेस तो स्किन की हर कंडीशन में बहुत रोल करता है और ख़राब करता है, क्योंकि आजकल बच्चों पे एक तो सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, उन पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी बहुत स्ट्रेस है, जो कि पेरेंट्स की वजह से ही है कि पेरेंट्स वो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हों और बच्चे गेम्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज़बरदस्त आगे होने चाहिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे उन फूड्स की जिसको खाने से और प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मेरे पास एक दोस्त का मेरा वाक़या मैं आपको बताऊंगी, उसने एक बार अंडा और ब्लैक कॉफ़ी साथ में मिलकर खा लिया था, उसके साथ क्या हुआ था ब्रेक के बाद बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, इस मौसम में आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सी स्किन एलर्जीज के साथ लोग आ रहे हैं? एक्जिमा, जिसमें पहली बात सोराइसिस, स्केबीज, फंगस बहुत कॉमन हुआ भाई, इतना कॉमन। मुझे पता है फंगस के कराची के लोगों फंगल इन्फेक्शन स्किन की ज़्यादा होती है क्योंकि जो वेदर है बहुत की वजह से, हाँ, बिल्कुल। और अब तो इस वजह से ज़्यादा हो रहा है कि हॉलीडेज़ का सीज़न चल रहा है तो लोग जाते हैं वहाँ पे जो है ना एक दूसरे के बिस्तर चारपाइयाँ इस्तेमाल करके जो 6-6 महीने पहले ठीक हो गए थे वो दोबारा रिकरेंस के साथ आ रहे हैं। तो शेयरिंग से जो होता है ना उससे बहुत कॉमन होता है। और अगर आपकी ख़ास तौर पर इम्यूनिटी कम हो। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं कि अगर मैं फंगल इन्फेक्शन के वाले से बात करूं तो आप लोग पूरे पाकिस्तान का जो है वो वेदर भी जानते हैं, अभी तो आप लाहौर भी जा रही हैं, ठीक है ना, उसमें अपने ओपीडी के लिए। मुझे बताएं कराची के लोगों को कैसी जो है स्किन की एलर्जीज, आई एम श्योर कि सबके एरिया वाइज डिफरेंट तो होंगे ना। जैसे मैं शो के आगाज में मैं डॉक्टर बिल्की से बात करी थी कि जैसे चित्राल के लोग हैं, वो लोग जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं कराची के बारे से बात करूँ तो यहाँ पे लोगों को कैसी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं? यहाँ पे बेसिकली फंगस जो होता है ना बहुत सीवियर होता है, हाँ, क्योंकि मौसम से पेनिट्रेट जल्दी करता बिल्कुल होगा। बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन लाहौर में जो है ना उसमें सीवेरिटी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है इसलिए कि ना यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है वो, और वहाँ पे थोड़ी सी इम्यूनिटी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे इम्यूनिटी का फैक्टर है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे इम्यूनिटी बहुत वीक है लोगों के, लोग काम किए जा रहे हैं, इम्यूनिटी का ख्याल ही नहीं है। तो वो क्या होता है बार बार रिकरेंस, बार बार वो मेरा तरीका इलाज तो ये, पहले मैं इम्यूनिटी सही करती हूँ और फिर उसके बाद फंगस खुद ही 6 वीक्स में सही हो जाता है। अब लेकिन मुझे बताएं कि इम्यूनिटी कैसे आप ठीक करेंगे एक ऐसे टाइम में जब लोगों को सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग खुद से कोई स्किन की बीमारी बिल्कुल खुद से एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ ये बात। मेरे पास अभी जो है अबाउट 6 वीक्स पहले एक पेशेंट आई थी, वो 2.5 साल से फंगस का ट्रीटमेंट कर रही थी। 2.5 साल से पहले गूगल पे जाकर खुद से खाई जा रही हैं और फिर जो है उनके हस्बैंड जो है वो फार्मेसी वाले से ले आए, फिर चैट जीपीटी पे चली गई। वो ऐसा नहीं है कि उनको फंगस नहीं था रेजिस्टेंट हो चुका था और उसके ऊपर उनको सुपर इम्पोज स्केबीज था। अब क्योंकि वो इच करती थी तो वो फंगस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और फंगस की मेडिसिन भी असर नहीं करी क्योंकि 2.5 साल से आपको रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा आप नहीं सही हो सकते, आपको फिर न्यू ग्रुप में जाना पड़ता है। चैट जीपीटी ये सारी चीज़ें थोड़ी बताएगा और कितनी हद तक के पेनिट्रेशन है, 3rd लेयर ऑफ स्किन इन्वॉल्व है या नहीं है, प्लस आपका इम्यूनिटी का लेवल क्या है। फिर आप पहले स्केबीज का ट्रीटमेंट हुआ, जब वो सही हो गई उसके बाद फंगस खुद ब खुद सही हो गया। ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी कैसे सही की जाती है? इम्यूनिटी डिपेंड करता है कि पेशेंट जब आ रहा है तो मैं उसके बेसिक टेस्ट कराती हूँ सारे, विटामिन डी, CBC, ESR और सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए आपकी बेसिक फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन जो है ना इन पे डिपेंड करती है। अगर आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन ही बन नहीं रही, वो शेड नहीं हो रही, आपका कोई इन्फेक्शन, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका कोई इन्फेक्शन सही, कोई भी मेडिसिन चाहे एंटी फंगल हो, एंटी स्केबीज हो या एंटी डर्माटाइटिस हो, वो आपको टाइम टेकिंग होती हैं, फिर वो असर करते करती हैं। तो योर इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग।
तो अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंट है तो गो फॉर द विटामिन डी, पहले आप उसको ऑप्टिमल लेवल पे कीजिए। B12 डेफिशिएंट है, B12 का लेवल अच्छा कीजिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं, चाहे डर्माटाइटिस हो, फंगस हो, स्केबीज हो, वो 6 वीक से लेकर आगे तक के सही हो जाता है। सही। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी कि डॉक्टर की आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ भी चले जाएं। अच्छा, और मुझे बताएं, जैसे कराची के लोगों को फंगल इन्फेक्शन, अगर मैं ऐसी नॉर्दर्न एरियाज़ के लोगों के हवाले से बात करूँ तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की स्किन की प्रॉब्लम होती होगी? स्केबीज की लगा कर हम लेकर तो कहीं और से ही जा रहे हैं ना। इतना मैं बताऊं, स्केबीज जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इशू है। ठीक है, क्यों इशू है कि लेट नाइट जो है आप खाना खाते हैं और फिर उसके बाद सोना लेट है, तो आपकी इम्यूनिटी 50% तो यूं डाउन हो गई। फिर आपकी बॉडी में कितने विटामिन हैं जो आपकी बॉडी से फाइट कर सकें, वो नहीं है। आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, वॉक हम नहीं करते, ऑक्सीजन लेवल हमारा अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ठीक है, हालांकि बीमारियां ऐसी नहीं है कि बहुत जल्दी सही ना हो, ये सही हो जाती हैं और वाकई सही हो जाती हैं, लेकिन उसका रिकरेंस क्यों होती है? क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है, आप फिर दोबारा से लगा लेते हैं उसको। आए हाय, फिर वही पंजाबी में एक मिसाल है कि जहाँ की गदी पे वहीं आके खड़ी होगी। मैं पंजाबी में कहना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा आपको रूट साउंड ना करे, लेकिन कहते हैं जितने दी खोती होती अंकल होती